हेलो स्टूडेंट्स, एज यू हैव ऑलरेडी सीन कि यूपी पीसीएसजे का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब हम जल्दी से बकल अप हो जाते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी है, रिवाइज करनी है बहुत सारी चीज़ें। तो आज जो एक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 का रहेगा और कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी सारे ही एक्ट्स को कवर किया जाए। तो जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि ये यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है। ओके, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अर्बन प्लानिंग आपने देखा होगा कि जो जयपुर जो सिटी है और चंडीगढ़ जो सिटी है, ये जो सिटीज़ हैं ये पहले से प्लान की गई थी और उसके बाद इन्हें डेवलप किया गया था। डैट मीन्स कि वहाँ पर चौड़ी रोड होंगी, वहाँ पर हर चीज़ के प्रॉपर ड्रेनेज होगा और हर चीज़ बहुत प्लान्ड वे में होगी। होता क्या है कि अगर अनप्लान्ड सिटीज़ होती हैं तो लोगों को रहने की दिक्कत होती है और लोगों को एमेनिटीज़ की दिक्कत होती है। तो बेसिकली ये एक्ट इसी पर्पज़ से बनाया गया है कि अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट उसी अकॉर्डिंग किया जाए। ओके, तो जल्दी से देखते हैं कि इसके सेक्शंस क्या क्या हैं। इसमें टोटल आपके 60 सेक्शंस हैं। ओके, और चैप्टर्स ऑल इन ऑल 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 आपका कहता है प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट और डेफिनेशंस। तो इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो उसका प्रियम्बल है वो क्या कहना चाह रहा है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ यूपी एंड अकॉर्डिंग टू प्लान एंड फॉर मैटर्स एंसिलरी देयर टू। ठीक है, तो आपका ये जो एक्ट आया है, दिस एक्ट इज passed, enacted to provide for the development of certain areas of UP। ठीक है, और उन्हें कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू प्लान, और उसी से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे उनसे रिगार्डिंग आपका ये एक्ट डील करेगा। इट इज hereby enacted as follows। क्या रीजन है इसको इनेक्ट करने के लिए, ये भी इन्होंने बताया है। जैसा कि यूपी की ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने 1973 में यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल पास किया था और उसी के आगे बढ़ाते हुए उसी प्रोसेस में जो यूपी के गवर्नर थे उन्होंने 12 जून 1973 को इस एक्ट को पास किया। फिर in the developing areas of state of UP, the problems of town planning and urban development need to be tackled resolutely। तो बेसिकली बात यही आ रही है कि यूपी के जो भी टाउन्स हैं उनमें प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के को टैकल करने के लिए इन में आप प्रॉपर बॉडीज बनाते हैं, प्रॉपर अथॉरिटीज क्रिएट करते हैं जो इन सारी चीज़ों को देखते हैं और इन अथॉरिटीज़ के पास काफ़ी पावर्स होती हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होती हैं। बट द थिंग इज़ कि इसको इस तरीके से बनाया गया है इस एक्ट को कि ये सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाए। एंड देखिए आप ये क्या कह रहे हैं, द एग्जिस्टिंग लोकल बॉडीज एंड अदर अथॉरिटीज इन स्पाइट ऑफ देयर बेस्ट एफर्ट हैव नॉट बीन एबल टू कोप विद दीज प्रॉब्लम्स टू द डिजायर्ड एक्सटेंट। In order to bring about to improvement in this situation, the state government considered it is advisable that in such developing areas, development authorities patterned on to the Delhi Development Authority be established। ये चाहते हैं कि हम इस एक्ट के माध्यम से जो हमारी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक आइडियल हमने बना रखी है उसकी तरह हम बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ भी बनाएं। इसी तरीके से जैसे लखनऊ में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गाज़ियाबाद में गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है और कानपुर में कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इस तरीके से ये क्रिएट की गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। और हमने आइडियल जो सिचुएशन मानी है या आइडियल जो माना है वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को माना है। तो उसको मानते हुए हमने इस तरीके से डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ क्रिएट की हैं और उनको पावर कहाँ से आई है? ये आपका जो अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है उससे। Now, as the state government was of the view that urban development and planning work in the state had already been delayed, it was felt necessary to provide for early establishment of such authorities. The present measure seeks to replace the aforesaid ordinance by the President Act। ये आपने देख ही लिया कि जो ये ऑर्डिनेंस है इसको रिप्लेस करता हुआ ये प्रेसिडेंट का एक्ट आ गया है। कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर प्रोविजन टू सबसेक्शन 2 सेक्शन 3 UP State Legislature Delegation of Power Act has been consulted before the enactment of this measure as a President Act।
ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 क्या बात करता है? प्रिलिमिनरी की। जैसा कि आपको मालूम है कि इस एक्ट को कहा गया यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। और ये कहाँ है, ये कहाँ अप्लाई करेगा? तो आपने देखा होगा कि जो बड़ी सिटीज़ हैं, ये बड़े टाउन्स हैं, उनमें कैंट एरिया होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैंटोनमेंट एरियाज। ठीक है, जिसमें आपके डिफेंस के पर्पस से कुछ एरिया रिजर्व कर दिए जाते हैं। तो दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ यूपी। किसे एक्सक्लूड कर रहा है? पहला, एक्सक्लूडिंग कैंटोनमेंट एरियाज, ओके, एंड लैंड्स owned, requisite or taken on lease by the central government for the purposes of defense। तो डिफेंस के पर्पसेस से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी लैंड ओन की है, रिक्विजिट की है और टेकन ऑन लीज ली है, यानी लीज पर ली है, वो सारी जमीनें, वो सारे एरियाज को छोड़ दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इस एक्ट के पव्यू से। ओके, अब हम आते हैं डेफिनेशंस पे। In this act, unless the context otherwise requires। अब अगर आपका context otherwise require करता है, then it's okay, आप उसका अलग सेंस ले सकते हैं उस पर्टिकुलर टर्म का, लेकिन इस एक्ट में इन शब्दों का यही मीनिंग निकाला जाएगा। एमेनिटी। तो अगर हम एमेनिटी का जो लिटरल मीनिंग होता है उसको देखते हैं, तो एमेनिटी मतलब होता है कि सुख सुविधा। ठीक है, क्या एमेनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं? तो आप देखिए, इंक्लूड्स रोड, सड़क, वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज, सीवरेज, public works and such other convenience as the state government may by notification in the gazette specify to be an amenity for the purposes of this act। इस एक्ट के लिए इनको amenities ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें amenities के अंदर आएंगी। कौन कौन सी आई? सड़क आई, वाटर सप्लाई आई, जो सड़क के किनारे लाइटें लगी हैं, स्ट्रीट लाइट्स वो आ गई, ड्रेनेज आ गई, ड्रेनेज यानी आपका जो सीवरेज है, ठीक है, नालियाँ आ गई, पब्लिक वर्क आ गए, जो भी पब्लिक नेचर के वर्क्स हैं, और उसके अलावा और सारी कन्वीनियंस जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा, बाय नोटिफिकेशन गैजेट में नोटिफाई करके उसको स्पेसिफाई करे कि हाँ ये भी एक एमेनिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब हम आते हैं 2B पे। 2B बिल्डिंग। अब इसको याद करना भी आसान है कि A में एमेनिटी है, B में बिल्डिंग है। ठीक है, तो B में बिल्डिंग, एमेनिटी कहाँ होगी? बिल्डिंग में होगी। ओके, बिल्डिंग इंक्लूड्स एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, एनी स्ट्रक्चर, क्योंकि हम अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम इसीलिए बिल्डिंग की बात भी कर रहे हैं। एनी स्ट्रक्चर और इरेक्शन और पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, इरेक्शन मतलब खड़ा करना। ठीक है, तो एनी स्ट्रक्चर और इरेक्शन और पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर और इरेक्शन विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और अदर पर्पसेस वेदर इन एक्चुअल यूज और नॉट। तो यहाँ आप ये समझिए कि बिल्डिंग मतलब हर वो स्ट्रक्चर, हर वो ढांचा, ओके, जो कि मतलब आप उसे बना रहे हैं, आप उसे उसकी नींव रख रहे हैं, आप उसे बना रहे हैं, और अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर या उसका हिस्सा है वो, जिसका पर्पस है विच इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और अदर पर्पसेस। रेजिडेंशियल रहने के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, या कमर्शियल दुकान वगैरह यूज कर रहे हैं, या किसी और पर्पस के लिए, वो चाहे वो एक्चुअल यूज में हो या नहीं हो, पर्पस यही है कि आपने, इंटेंशन वही है कि आपने रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल इन तीनों पर्पसेस के लिए उसे बनाया है। अब आता है बिल्डिंग ऑपरेशंस। बिल्डिंग ऑपरेशन इंक्लूड्स रीबिल्डिंग, स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशंस। बिल्डिंग ऑपरेशन क्या? अच्छा, बिल्डिंग ऑपरेशन मतलब ये हुआ कि बिल्ड तो कर ही रहे हैं, उसके अंदर इंक्लूड क्या है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये कह रहे हैं रीबिल्डिंग, स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशंस ऑफ और एडिशंस टू बिल्डिंग ऑपरेशंस नॉर्मली अंडरटेकिंग इन कनेक्शन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग तो इसके अंदर आता ही आता है, साथ के साथ रीबिल्डिंग स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन, यानी आपने अपनी बिल्डिंग में कोई ऑल्टरेशन कराया है, आपका सिंगल फ्लोर बना हुआ था, आपने उसके ऊपर एक और फ्लोर बनाया। पर्पस देखिए, आप जब आप एक कमरा बनाते हैं, उस कमरे का जो ड्रेनेज होगा, उस कमरे की जो सप्लाई होगी, वाटर सप्लाई है, जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, फिर जब आपने सेकेंड फ्लोर बना दिया, वो चीज़ें डबल हो गई, पानी का कंजम्पशन डबल हुआ, और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनका
जो भी ड्रेनेज होगा वो सब डबल हो जाएगा। अगर पानी जैसे नाली में निकल रहा है तो वो सब डबल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ये रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, पर्पस यही है कि लोगों में हार्मनी बनी रहे और जो डेवलपमेंट हो वो इस हिसाब से हो कि सभी का डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, अब आता है चौथा डी, बाय लॉ। बाय लॉ मीन्स अ बाय लॉ मेड अंडर दिस एक्ट बाय द डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन है? जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के उस तर्ज पर उन्होंने और जगह अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटीज क्रिएट की। ठीक है, फिर अब हम आते हैं डीडी पे। डीडी जैसा कि आप देख रहे हैं डबल डी है, तो डीडी ये आपका इंसर्ट किया गया है। इसका पेज, इसका नंबर है 1 और ये इंसर्ट किया गया था एक्ट 13 ऑफ 1975 से। एक्ट आपका बना है 1973 में, 1975 में इसमें अमेंडमेंट होता है और इसमें ये डीडी जो है वो ऐड किया गया। डीडी से कौन आया? चेयरमैन आया और वाइस चेयरमैन आए। They shall mean respectively the chairman and vice chairman of development authority. That's it, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। उसके बाद सिटी डेवलपमेंट चार्ज, ये एक और डेफिनेशन एड ऑन हुई, ये आई 2007 में। ठीक है, तो 2007 में जो कि इफेक्ट में आई है 9/1/2008 में। कभी कभी एग्जाम में आपके ये डेट्स पूछ लेते हैं कि जो 2007 का अमेंडमेंट था ये कब लागू हुआ। तो 2007 का अमेंडमेंट 9 जनवरी 2008 को लागू हुआ। तो उससे कौन आया? उससे सिटी डेवलपमेंट चार्ज। आप एक चीज देखिए, जो भी शुल्क लगाए जा रहे हैं, सिटी डेवलपमेंट चार्ज, नगर विकास शुल्क, ओके, means the charge levied on a private developer under section 38A for development of land. लैंड के डेवलपमेंट के लिए जो प्राइवेट डेवलपर है उस पर कुछ शुल्क लगाया गया है, कुछ चार्ज लगाया गया है, जो कि सेक्शन 38A के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो हम अगर साथ के साथ ये भी देखते चलें कि सेक्शन 38A में क्या दिया है तो हमें यहाँ से लिंक करने में आसानी होगी। तो हम चलते हैं सेक्शन 38A पे, देखते हैं वहाँ क्या दिया हुआ है। जल्दी से देखते हैं सेक्शन 38A कहाँ पर है। अगर आप ऐसे लिंकिंग करना देखेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा लॉ, और आपको समझ आएगा कि कितना वाइजली इसे डिज़ाइन किया जाता है कि कोई चीज़ कहीं दी हुई है और उसको कहीं और कनेक्ट किया गया है। देखिए 38A, 38 में क्या है? पावर ऑफ अथॉरिटी टू लेवी लैंड यूज कन्वर्जन चार्ज एंड सिटी डेवलपमेंट चार्ज। पावर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, ये 38A में क्या दिया हुआ है? अथॉरिटी की पावर है। कौन सी पावर है? टू लेवी लैंड यूज कन्वर्जन चार्ज एंड सिटी डेवलपमेंट चार्ज वेयर इन एनी डेवलपमेंट एरिया the land use of a particular land is changed as a result of amendment of master plan or zonal development plan under section 13। ठीक है, आपकी जो लैंड है, पर्टिकुलर लैंड, ठीक है, लैंड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर लैंड is changed as a result of amendment of master plan और zonal development plan under section 13। ये बहुत ही important चीज़ें हैं क्योंकि आप देखिए एक जो सिटी है पूरी उसको एक मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग या जोनल डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाता है। जैसे अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, आप अपनी स्टडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे कि हाँ भाई ये बड़ा सा मैंने एक प्लान तैयार किया है कि मेरे पास इतना समय है और इसके अकॉर्डिंग मैं अपना दिन, अपना घंटा, जो भी आपके हैं आवर्स, मैं उसको डिवोट करूँगा। सेम उसी तर्ज पर ऐसा मान के चलिए कि एक मास्टर प्लान है जिसके अकॉर्डिंग आपकी एक सिटी डेवलप की जा रही है। The land use of a particular land is changed as a result of amendment of master plan or zonal development plan under section 13. The authority shall be entitled to levy land use conversion charge on the owner of such land and in such manner at such rates as may be prescribed। यानी जिस पर्पस के लिए आपकी लैंड थी मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग उस जो लैंड है उसका आपने लैंड यूज कन्वर्जन चार्ज, आपने उसका जो यूज था, यानी आपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आपने बिल्डिंग बनाई थी और उसको आपने कमर्शियली यूज करना स्टार्ट कर दिया, देन यू हैव टू पे दिस कन्वर्जन चार्ज टू द अथॉरिटीज। दैट्स इट, ओके।
and in such manner at such rates as may be prescribed. Okay, provided that land use conversion charge shall be recovered from the owner of land by authority prior to final notification under subsection 4 of section 13 of this act. Provided further that where the land use of a particular land is changed as a result of coming into operation of master plan or zonal development plan, no land use conversion charge shall be levied upon the owner of such land. अब देखिए, ये कह रहे हैं कि where the land use of a particular land is changed as a result of coming into operation of master plan or zonal development plan. अब ये कह रहे हैं यदि मास्टर प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान के आने की वजह से, अथॉरिटीज की वजह से ये जो कन्वर्जन हुआ है, तो फिर कोई भी जो कन्वर्जन चार्ज है इट शेल नॉट बी लेवीड अपॉन ऑन द ओनर ऑफ सच लैंड, बट अगर वो पर्सन ही अपनी लैंड का यूज किसी और पर्पस के लिए करना चाह रहा है, उस केस में यहाँ पर उसे लैंड कन्वर्जन चार्ज देना पड़ेगा, लैंड यूज कन्वर्जन चार्ज देना पड़ेगा. अच्छा, सेकंड पॉइंट देखते हैं. वेयर इन एनी डेवलपमेंट एरिया अ लाइसेंस हैज बीन ग्रांटेड टू प्राइवेट डेवलपर फॉर असेंबली एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड, द अथॉरिटी शैल बी एंटाइटल्ड टू लेवी सिटी डेवलपमेंट चार्ज ऑन द प्राइवेट डेवलपर ऑफ सच लैंड एंड इन सच मैनर एट सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो वेयर इन एनी डेवलपमेंट एरिया, कोई डेवलपमेंट एरिया है जहां पर एक लाइसेंस दिया गया, हैज बीन ग्रांटेड टू प्राइवेट डेवलपर फॉर असेंबली एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड. अच्छा, तो अथॉरिटी शैल बी एंटाइटल्ड टू लेवी सिटी डेवलपमेंट चार्ज ऑन द प्राइवेट डेवलपर. अब जैसे आपने देखा है जो बिल्डर्स होते हैं, है ना, वो भी ये पेमेंट करते हैं, वो ये सिटी डेवलपमेंट चार्ज दे रहे हैं, तो उनके विषय में ये बात कही गई है. और ये हमारा 38A हमने देखा. और 38A के साथ ऊपर देखिए पेमेंट ऑफ बेटरमेंट चार्ज. अलग अलग तरीके के चार्जेस दिए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की आप वो दे रहे हैं उन्हें, क्या नाम है, चार्जेस दे रहे हैं अथॉरिटीज को. अब हम वापस अपनी डेफिनेशंस पे आते हैं. तो हमने देखा सेक्शन 38A. ओके, अब हम आते हैं 2E पे, डेवलपमेंट विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस मींस द कैरिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, इंजीनियरिंग, माइनिंग और अदर ऑपरेशंस इन ऑन ओवर अंडर लैंड और द मेकिंग ऑफ एनी मटेरियल चेंज इन एनी बिल्डिंग और लैंड एंड इंक्लूड्स रीडेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? विकास. सिंपल सरल भाषा में विकास. कैरिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, इंजीनियरिंग, माइनिंग और अदर ऑपरेशंस इन, ऑन, ओवर और अंडर लैंड और द मेकिंग ऑफ एनी मटीरियल चेंज इन एनी बिल्डिंग और लैंड. आप देखिए कितनी प्यारी डेफिनेशन है. इन, ऑन, ओवर और अंडर लैंड. ठीक, आप बिल्डिंग कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप माइनिंग कर रहे हैं या आप अदर ऑपरेशंस कर रहे हैं. इन, ऑन, ओवर, अंडर लैंड और द मेकिंग ऑफ एनी मटीरियल चेंज इन एनी बिल्डिंग और लैंड एंड इंक्लूड्स रीडेवलपमेंट. ये आपकी डेवलपमेंट की डेफिनेशंस हैं. ओके, इसके बाद हम आते हैं डेवलपमेंट एरिया पर, जो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है. डेवलपमेंट एरिया मींस एनी एरिया डिक्लेयर डेवलपमेंट एरिया अंडर सेक्शन 3. तो सेक्शन 3 में क्या होगा? सेक्शन 3 में डेवलपमेंट एरिया को डिक्लेयर किया जाएगा. ठीक, एक बार सेक्शन 3 भी देख लेते हैं. सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है? सेक्शन 3 आता है चैप्टर 2 में, जिसमें कि डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं. डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट एरियाज इफ इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. तो यानी कि किसी भी एरिया को डेवलपमेंट एरिया डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट का संतुष्ट होना जरूरी है. एनी एरिया विद इन द स्टेट रिक्वायर्स टू बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू प्लान. तो यदि स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ऐसा उसकी ओपिनियन है, ओपिनियन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की क्या है, जो उनके अथॉरिटीज होंगी उनकी होगी, एनी एरिया विद इन द स्टेट रिक्वायर्स टू बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू प्लान. उन्हें लगता है कि ये पर्टिकुलर एरिया को हम एज अ प्लान, अकॉर्डिंग टू प्लान डेवलप करना चाहते हैं, करें. इट में by notification in the gazette declare the area to be a development area. That's it. इन्हें कुछ नहीं करना है. यदि इन्हें ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर एरिया हमें एज ए डेवलपमेंट, इसको हमें डेवलप करना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लान, तो ये सिंपली गैजेट में एक नोटिफिकेशन देंगे और उस एरिया को डेवलपमेंट एरिया की तरह घोषित कर देंगे. ओके, वापस आते हैं. ये आया सेक्शन 3. The development authority or the authority in relation to any development area. अब हम आते हैं सेक्शन G पर. 2G क्या है? 2G है डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो जब आप कोई किसी भी अथॉरिटी से बात करते हैं तो आप जी लगाते हैं ना, सर जी,
है ना। तो 2G ऐसे याद रखिए, द डेवलपमेंट अथॉरिटी 2G और द अथॉरिटी in relation to any development area means the development authority constituted under section 4 for that area। एक पर्टिकुलर एरिया के लिए जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहलाएगी। ये सेक्शन 4 में गिवन है। आइए जल्दी से सेक्शन 4 भी देख लेते हैं, सेक्शन 4 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन 4 जो है वो आपकी एक डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो बॉडी होती है उसके बारे में बात करेगी कि उसके अंदर कौन कौन लोग होंगे, किसके पास क्या अथॉरिटी होगी, मतलब कितने लोगों से वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी। सबसे पहले हमने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेट कॉन्स्टिट्यूट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एन अथॉरिटी टू बी कॉल्ड द डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर एनी डेवलपमेंट एरिया। किसी भी डेवलपमेंट एरिया के लिए जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, किस लिए, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए, है ना। एन अथॉरिटी टू बी कॉल्ड द डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर एनी डेवलपमेंट एरिया। सेकेंड, द अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये जो अथॉरिटी होगी ये बॉडी कॉर्पोरेट होगी। जब आप बॉडी कॉर्पोरेट की बात करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकते हैं। दे हैव अ कॉमन सील, दे हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी, इनका परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है द अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, ओके, बाय द नेम गिवन टू इट, जैसे कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी या ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस पर्टिकुलर नाम से इन द सेड नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में आपने नाम बता दिया। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, उनका एक परपेचुअल सक्सेशन होगा, दैट मीन्स कि वो निरंतर चलते चले आएंगे। कोई इसमें एक केस होता है ली वर्सेस ली का, जिसमें कंपनी लॉ में कहते हैं कि द मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी लाइज फॉर एवर। तो परपेचुअल सक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि जो बॉडी है, जो बॉडी कॉर्पोरेट हमने स्टैब्लिश की है, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की है, वो निरंतर चलती रहेगी, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यूअस होगा। And a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall by the said name sue and be sued। इतनी बात समझ में आई। कॉमन सील के थ्रू उन्हें ये अथॉरिटी मिलती है कि वो प्रॉपर्टी को अक्वायर करें, होल्ड करें या डिस्पोज ऑफ करें। कौन सी प्रॉपर्टी को, वो चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, और उसके अपार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा वो अपने नाम से सीयू कर सकते हैं किसी को, या उन पे कोई वाद ला सकता है, या तो वो वाद करें या वाद ला सकते हैं किसी और पे। The authority in respect of a development area which includes whole or any part of city as defined in UP Municipal Corporation Act 1959। अच्छा, अब यहाँ देखिए, the authority in respect of a development area which includes whole or any part of city as defined in UP Municipal Corporation Act 1959। अब जब हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं तो इन्होंने यूपी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट को भी इन्होंने उसको जोड़ा है। और अथॉरिटी में कौन कौन आएगा, शेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स, कौन कौन से मेंबर्स आएंगे। सबसे पहले देखिए, चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आप बस इतनी बात समझ लीजिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इनके जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी उसे बनाएगी। दूसरा, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लोग होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनको भी अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है। वाइस चेयरमैन हो गया, वाइस चेयरमैन हो गया, दे बोथ आर टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा, अब चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो काम करेंगे नहीं, इनके नीचे भाई सेक्रेटरी चाहिए, तो सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का इंचार्ज होगा फॉर द टाइम बिंग। द बिजनेस रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट अथॉरिटीज इज ट्रांसफर्ड एक्स ऑफिशियो। जब तक आप डेवलपमेंट अथॉरिटीज को वो कर रहे हो, चार्ज दे रहे हो, तब तक एक्स ऑफिशियो एक्स सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। देन सेक्रेटरी टू द स्टेट इन चार्ज ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंस का भी आपका एक सेक्रेटरी रहेगा। देन चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर यूपी एक्स ऑफिशियो, जो चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर होंगे यूपी के, वो होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जल निगम स्टैब्लिश अंडर यूपी वाटर सप्लाई एंड सीवरेज एक्ट 1975। द मुख्य नगर अधिकारी
or district magistrate of every district any part of which included in the development area ex officio. 4 members to be elected by sabhasad or nagar महापालिका for the said city from amongst themselves. और इसके अलावा such other members not exceeding 3 as may be nominated by the state government. ये सारे लोग, ठीक है, आई जे जितने आप देख रहे हैं, ये सारे लोग मेंबर्स हैं. किसके मेंबर हैं? डेवलपमेंट अथॉरिटी के. ठीक है, जल निगम के जो एमडी हैं वो हो गए, मुख्य नगर अधिकारी हो गए, डीएम हो गए. उसके अलावा 4 मेंबर जो सभासद नॉमिनेट करेगा. ठीक है, इलेक्टेड बाय द सभासद, सॉरी, नॉमिनेटेड नहीं है. प्रोवाइडेड दैट एनी सच मेंबर शैल सीज टू होल्ड ऑफिस एज सून एज ही सीजेस टू बी सभासद. सभासद नहीं है तो फिर वो इसका मेंबर नहीं रहेगा. सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 3 एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट 3 मेंबर मैक्सिमम नॉमिनेट कर सकती है. फिर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चेयरमैन शैल बी होल टाइम. अब जो वाइस चेयरमैन होंगे वो होल टाइम के लिए होंगे. देन द वाइस चेयरमैन शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम फंड्स ऑफ सच अथॉरिटी such salaries and allowances will be governed by such conditions of service as may be determined by general or special order of state government in this behalf. फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि जो वाइस चेयरमैन होगी, अब उसकी सैलरी और अलाउंसेस के बारे में भी बात कर रहे हैं. दे आर सेइंग कि ये जो होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट के जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू डिटरमाइन की जाएंगे. ये आपका सेक्शन 4 चल रहा है. A member referred to in clause C, D, E, F of subsection 3 may instead of attending a meeting of authority himself depute an officer. अब अगर बात करें तो क्लॉज सी में कौन सी अथॉरिटी दी हुई है आपकी? क्लॉज सी में दिया हुआ है द सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट इन विच फॉर द टाइमिंग द बिजनेस रिलेटिंग टू डेवलपमेंट अथॉरिटी इज ट्रांसफर्ड. अगर ये जो सेक्रेटरी है स्टेट गवर्नमेंट के, देन ये जो सेक्रेटरी है स्टेट गवर्नमेंट के चीफ टाउन कंट्री प्लानर है. ठीक है, ई और एफ, सी डी ई एफ है ना, सी डी ई एफ एफ एमडी ऑफ जल निगम, चीफ टाउन कंट्री प्लानर, सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट. ये लोग अगर अपने आप नहीं आ पाते हैं तो दे कैन depute an officer not below the rank of deputy secretary in the department in case of a member referred in clause C or D, not below the rank of town planner in case of a member referred to in clause E, and not below the rank of SC superintendent engineer in case of member of referred in clause F to attend the meeting. ये अपनी जगह इन लोगों को भेज सकते हैं, डिप्यूट कर सकते हैं टू अटेंड द मीटिंग. लेकिन उसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इनसे नीचे मत भेजिएगा आप अपने यहाँ जो भी भेजें, मतलब लेवल का ऑफिसर भेजिएगा. द ऑफिसर सो डेप्यूटेड शैल हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग एंड शैल आल्सो हैव द राइट टू वोट. इस ऑफिसर को राइट है कि वो मीटिंग्स में प्रॉपरली पार्ट ले और उसके अलावा राइट टू वोट भी रहेगा उसे. द अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेवलपमेंट एरिया अदर देन दैट मेंशन इन सबसेक्शन 3 शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड नॉट लेस देन 5 एंड नॉट मोर देन 11 सच अदर मेंबर्स. अब आप यहाँ देखिए कि अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेवलपमेंट एरिया अदर देन दैट मेंशन इन सबसेक्शन 3, अथॉरिटी के अंदर शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, एंड नॉट लेस देन 5, कम से कम 5, एंड नॉट मोर देन 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 such other members including at least 1 member for municipal board and notified area committees having such each jurisdiction in the development area who shall hold office for such period and on such terms and conditions as may be determined by general or special order of the state government in this behalf. तो ये कह रहे हैं कि कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 लोग होने चाहिए, 11 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें कि कम से कम एक मेंबर म्यूनिसिपल बोर्ड और नोटिफाइड एरिया से आएगा. ठीक है, और जो उनका जो समय सीमा जो होगी उनका जो टर्म और कंडीशंस होंगे, जो समय रहेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिसाइड करेगी. फर्दर प्रोवाइडेड दैट वाइस चेयरमैन और अ मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ अथॉरिटी मे at any time by writing under his hand address to the state government resign his office. अब अगर अपॉइंट किया है तो एक वे आउट भी देंगे यदि वो जाना चाहते हैं. तो जो वाइस चेयरमैन है या फिर मेंबर other than an ex officio member of the authority, vice chairman or member, they may at any time by writing under his hand address to the state government. State government को एक चिट्ठी लिख करके they can resign from their office
ऑन सच रेजिग्नेशन बीइंग एक्सेप्टेड शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज ऑफिस, और जैसे ही उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट माना जाएगा वैसे ही उसी समय से मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपना ऑफिस खाली कर दिया है, वैकेट कर दिया है. नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द अथॉरिटी शैल बी इनवैलिड बाय रीजन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी. अब अगर कोई अथॉरिटी अपॉइंट की गई लेकिन उसके अथॉरिटी को अपॉइंट करते समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफेक्ट रह गया या किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ रह गई तो उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य को आप इनवैलिड प्रूव नहीं करेंगे. ये लास्ट पॉइंट कहता है आपका सेक्शन 4. तो ये आपने देखा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, जिसके रिगार्डिंग आपने सेक्शन पढ़ा था 2G, राइट. 2G में क्या है, डेवलपमेंट अथॉरिटी. फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी सेंट्रलाइज सर्विस मीन सेंट्रलाइज सर्विस क्रिएटेड अंडर सेक्शन 5A. फिर डेवलपमेंट फी सेक्शन 15 रिलेट कर रहा है इससे. सेक्शन 5A भी देख लेते हैं जल्दी से हम. सेक्शन 5A में देखिए क्या दिया हुआ है. 5A creation of centralized service notwithstanding anything to contrary contained in section 5 or in any other law for the time being enforced, the state government may at any time by notification create one or more development authorities. जैसा कि हमने बताया कि जो state government है it has the right, it has the power to create one or more development authorities. Okay. Then it may also create development authority centralized services for such post other than post mentioned in subsection. सेक्शन 59 अगेन इससे रेफर हो रहा है. स्टेट गवर्नमेंट में डीम इट कॉमन टू ऑल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में प्रिस्क्राइब द मैनर एंड. अच्छा, तो सेंट्रल डेवलपमेंट अथॉरिटी सेंट्रलाइज सर्विस इट इज लाइक कि एक बॉडी आपने सेटअप कर दी है जो कि एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी, क्योंकि आपको बंदे अपॉइंट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे. अ पर्सन सर्विंग ऑन द पोस्ट इंक्लूडेड इन सच सर्विस इमीडिएटली बिफोर सच क्रिएशन नॉट बीइंग अ पर्सन गवर्न्ड बाय द यूपी पालिका service rules 1966 of serving on deputation shall unless he opts otherwise be observed in such finally if he has already confirmed his post. हाँ, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका यही बताया गया है कि कौन लोग ऐसे अपॉइंट किए जाएंगे. क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज सर्विस, तो अलग अलग जगह अपॉइंट किए जा सकते हैं ऐसे लोग. इसके बाद हम आते हैं engineering operation. Development fee means fee levied upon a person or body under section 15 for construction of road, drain, sewer line, electric supply and water supply lines in development area by the development authority. अब ये जो development authority आपकी क्रिएट हुई है, कहाँ क्रिएट हुई थी, सेक्शन 4 में. ठीक है, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी सेक्शन 4 में क्रिएट हुई. डेवलपमेंट एरिया कहाँ बताया गया था, डेवलपमेंट एरिया बताया गया आपका सेक्शन 3 में. देखिए एक बार, यस, डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट एरिया कहाँ है, सेक्शन 3 में. डेवलपमेंट अथॉरिटी है सेक्शन 4 में. डेवलपमेंट फी कहाँ दिया है, पैसा, जी. ठीक है, तो जी 3G. अथॉरिटी में था 1G, 2G आपने 3G का है डेवलपमेंट फी. ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 15 पे. सेक्शन 15 देखते हैं फटाक से उसमें क्या दिया हुआ है. सेक्शन 15 रिलेटेड है फीस के साथ. ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर परमिशन, ठीक है, सेक्शन 15 में कोई व्यक्ति अगर परमिशन के लिए एप्लीकेशन दे रहा है उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा. एवरी पर्सन और बॉडी अदर देन एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी डिजायरिंग टू ऑब्टेन द परमिशन रेफर टू इन सेक्शन 14 शेल मेक एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू द वाइस चेयरमैन. सेक्शन 14 क्या कह रहा है, सेक्शन 14 बात कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड डेवलप एरियाज. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लैंड के लिए अगर आप अपनी एक एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो आप कुछ फीस लगाएंगे. शैल बी अकम्पनीड बाय फी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स बताएंगे कि पर्टिकुलर चीज के लिए द अथॉरिटी शैल बी एंटाइटल्ड टू लेवी डेवलपमेंट फी, म्यूटेशन चार्जेस, स्टैकिंग फी, वाटर फी, जल कर जैसे आपने सुना होगा. तो ये अलग अलग तरीके की फीस आपकी जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज होती हैं, जो ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, लगाती हैं. ठीक है, जिनके बारे में सेक्शन 15 बात कर रहा है. और लैंड यूज कन्वर्जन चार्ज ये हमने सेक्शन 38A में ऑलरेडी देख लिया है. और लाइसेंस फी 39B में है, HHH में गिवन है. ठीक है, लाइसेंस बी के बारे में क्या कह रहे हैं, देखो. लैंड यूज कन्वर्जन चार्ज, एक सेकंड रुकिए. इंजीनियरिंग ऑपरेशन भी बचा हुआ है. इंजीनियरिंग ऑपरेशन मतलब क्या हुआ, इंक्लूड्स द फॉर्मेशन और लेइंग आउट मींस ऑफ एक्सेस टू रोड. एक्सेस टू रोड का मतलब क्या हुआ, रोड तक पहुंचाने के लिए एक्सेस देना, यानी गली बनाना या थोड़ी सी चौड़ी एक जगह बनाना जिससे कि आप रोड तक पहुंच पाए, है ना. तो ये इंजीनियरिंग ऑपरेशंस हैं. फॉर्मेशन और लेइंग आउट मींस ऑफ एक्सेस टू रोड और लेइंग आउट ऑफ मींस ऑफ वाटर सप्लाई. पानी पहुंचाना, पानी कैसे पहुंचाएंगे, पहले बड़े पाइप लगेंगे, उनके बाद छोटे छोटे पाइप लगेंगे जो अंदर सप्लाई भेजेंगे, है ना.
लैंड यूज कन्वर्जन चार्ज ये हमने देख ही लिया, एच में दिया हुआ है, चार्ज लेवीड ऑन अ पर्सन और बॉडी अंडर सेक्शन 38A फॉर द चेंज ऑफ लैंड यूज इन मास्टर प्लान और जोनल प्लान। ट्रिपल एच में क्या दिया हुआ है, लाइसेंस फी। लाइसेंस फी मीन्स द फी लेवीड ऑन अ प्राइवेट डेवलपर अंडर सेक्शन 39B सीकिंग लाइसेंस फॉर असेंबली एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड विद इन द डेवलपमेंट एरिया। तो लाइसेंस फी दे करके प्राइवेट डेवलपर को ये एक अथॉरिटी मिलती है कि वो एक पर्टिकुलर लैंड पर असेंबली कर सके और डेवलपमेंट ऑफ लैंड कर सके। ओके, देन आता है मीन्स ऑफ एक्सेस। मीन्स ऑफ एक्सेस मतलब क्या हुआ, एनी मीन्स ऑफ एक्सेस, एक्सेस मतलब पहुंच, वेदर प्राइवेट और पब्लिक, फॉर व्हीकल्स और फॉर फुट पैसेंजर एंड इंक्लूड्स अ रोड। Mutation charges. Mutation charges means charges levied under section 15 upon the person seeking mutation in his name of a property allotted by the authority or to another person. Mutation charges का मतलब ये हुआ कि आप कुछ पूंजी दे करके, कुछ चार्जेस दे करके प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवा सकते हैं या फिर नाम चेंज करवा सकते हैं। देन प्राइवेट डेवलपर, आप देखिए कि हर एक जो भी पर्सन इन्वॉल्व है, जो भी टर्म यूज किए जा रहे हैं उसका उन्होंने डेफिनेशन दिया है। ये बहुत खूबसूरती होती है नैट्स की कि ट्रिपल आई में उन्होंने प्राइवेट डेवलपर भी बता दिया कि आपके दिमाग में कोई संशय ना रहे। प्राइवेट डेवलपर का मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट में या नहीं हो, कंपनी हो या नहीं हो, और नॉट ओइंग और असेंबलिंग और अग्रीइंग टू ओन और असेंबल whether by purchase or otherwise land for the development and to whom a license has been granted under section 39B 40 of this act। तो सेक्शन 39B में क्या दिया गया, लाइसेंस दिया गया। 38A में क्या दिया गया था, 38A में लैंड यूज कन्वर्जन चार्ज था, ठीक है। रेगुलेशन मीन्स रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट बाय द डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 4 में दिया हुआ है। रूल मीन्स अ रूल मेड अंडर दिस एक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टैकिंग फी मतलब मीन्स फी लेविड अंडर सेक्शन 15 अपॉन द पर्सन और बॉडी हु कीप्स बिल्डिंग मटेरियल्स ऑन द लैंड ऑफ अथॉरिटी और ऑन अ पब्लिक स्ट्रीट और पब्लिक प्लेसेस। स्टैकिंग फी मतलब क्या हुआ, अपॉन द पर्सन हु कीप्स बिल्डिंग मटीरियल्स ऑन लैंड, है ना। जो पब्लिक स्ट्रीट, पब्लिक प्लेसेस पे काम करते जा रहे हैं वो भी फी देंगे, स्टैकिंग फी। टू इरेक्ट अ बिल्डिंग विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन, अब ये देखो, टू इरेक्ट अ बिल्डिंग, बिल्डिंग को खड़ा करना, बिल्डिंग को बनाना का मतलब क्या हुआ, एनी मटेरियल ऑल्टरेशन और एनलार्जमेंट ऑफ एनी बिल्डिंग, द कन्वर्जन बाय स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन ऑफ बिल्डिंग नॉट ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन इनटू अ प्लेस फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा प्लेस जो कि ह्यूमन हैबिटेशन के लिए यूज नहीं किया जा रहा था अभी तक, लेकिन उसको आपने ऐसा बना दिया कि वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। Into more than one place for human habitation of a building originally constructed as one such place, or of two or more one places of human habitation into a greater number of such places। Again जो चीज़ मैंने आपसे कही थी कि मान लीजिए कि एक कोठी का एरिया है, ठीक है, उस एरिया को आपने इस तरीके से डेवलप किया कि आपने उसके अपार्टमेंट बना दिए। अब अपार्टमेंट आपने बनाए और उसमें बहुत सारे लोग रहने आ गए, तो क्या होगा कि पानी का कंजम्पशन डबल ट्रिपल और मतलब बढ़ता जाएगा, और ड्रेनेज एक्स्ट्रा चाहिए होगी, अगर उनके पास गाड़ियां हैं तो पार्किंग एक्स्ट्रा चाहिए होगी, लाइट का कंजम्पशन बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें और बढ़ती जाएंगी उसी हिसाब से, क्योंकि ह्यूमन हैबिटेशन बढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी और ये जो ऑल्ट्रेशन होंगे ये सब इसके अंदर आएंगे। सच ऑल्ट्रेशन ऑफ अ बिल्डिंग एज अफेक्ट एन ऑल्ट्रेशन ऑफ इट्स ड्रेनेज और सैनिटरी अरेंजमेंट और मटीरियली अफेक्टेड सिक्योरिटी। अगेन मैंने आपसे जो बात कही, द एडिशन ऑफ एनी रूम्स, बिल्डिंग, हाउसेज और अदर स्ट्रक्चर्स टू एनी बिल्डिंग and the construction in a wall adjoining any street or land not belonging to owner of the wall or of door opening onto such a street or land। इसके अलावा वाटर फीस मीन्स फीस लेविड अंडर सेक्शन 15 अपॉन अ पर्सन और बॉडी फॉर यूजिंग वाटर सप्लाइड बाय द अथॉरिटी फॉर बिल्डिंग ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। जोन मीन्स एनी वन ऑफ द डिवीजन इन विच डेवलपमेंट एरिया में बी डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट। जोन का मतलब क्या हो गया, हम अपने जो डेवलपमेंट एरिया को हम उसको बांट रहे हैं अलग अलग जोन में, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, अलाना फलाना जो भी आप नाम देना चाहें उस हिसाब से हमने बांट दिया। द एक्सप्रेशन लैंड हैज द मीनिंग असाइन टू इट इन सेक्शन 3 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। और लैंड का मतलब क्या है, जो हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 का, उसमें जो लैंड मीनिंग दिया है हम वही लेंगे, ठीक। यहाँ आपका सेक्शन 2 फिनिश हुआ और इसके आगे के जो होंगे वो हम धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल जो मेजर एक्ट्स हैं आपके, मेजर जो सेक्शंस हैं वो हमने देखे। और आप देखिए चैप्टर 1 आपका डन हो गया है। चैप्टर 2 में क्या है,
चैप्टर 2 में अपने डिक्लेरेशन डेवलपमेंट एरिया देख लिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी देख लिया। देन क्या है, स्टाफ ऑफ द अथॉरिटी, क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज सर्विस आपने देखा, एडवाइजरी काउंसिल, ऑब्जेक्ट्स ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी के क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, किस पर्पस के लिए स्टैब्लिश की जा रही है। चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है जिसमें मास्टर प्लान एंड जोनल डेवलपमेंट प्लान दिया हुआ है। कभी कभी जोनल डेवलपमेंट प्लान पे नोट्स लिखने को आ जाते हैं मेंस में, और अमेंडमेंट ऑफ प्लान पे भी आता है। नजूल लैंड आप देख रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा चैप्टर 6, चैप्टर 4, चैप्टर 5 डेवलपमेंट ऑफ लैंड इन द डेवलप एरिया, एप्लीकेशन फॉर परमिशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये आपने देखा एप्लीकेशन फॉर परमिशन 6 से 15 में दिया हुआ है। और चैप्टर 7 फंड ऑफ अथॉरिटी, बजट, अकाउंट्स एंड ऑडिट, एनुअल रिपोर्ट, जनरल चीज़ें हैं, ऊपर ऊपर देख करके काम किया जा सकता है इनमें। और हमने मेजर चीज़ें इसकी अभी कवर की हैं, कोशिश करेंगे कि इसे जल्दी से जल्दी निपटा सके। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जुडिशरी निकालना है। ओके, बाय बाय।